इस तनाव के बीच हाँ, जिन यंग गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने सीनियर को सलाम करता है। वह कहता है, काफी समय हो गया सीनियर। रियू हैरान रह जाता है। चोई चन हो गर्मजोशी से अपने जूनियर हा जिन यंग का स्वागत करता है। पता चलता है कि उन दोनों के बीच एक सीनियर जूनियर का रिश्ता है। तभी ली सन मिन आगे बढ़ता है और रियू तियोन से उसकी राय पूछता है। हम तेसन को एक मेहमान के रूप में नॉट हैक में आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या आपको कोई आपत्ति है? यह एक प्रस्ताव कम एक आदेश ज्यादा था। रियू की हिम्मत नहीं हुई कि वह कोई आपत्ति जताए। अब मामला उनके हाथ में था। यह सब देखकर शॉन को हंसी आ जाती है। वह इस बात पर हंसता है कि वह मस्क्यूलर आदमी, जो थोड़ी देर पहले इतना घमंड दिखा रहा था, अब एक पिल्ले की तरह गाड़ी में घसीट कर ले जाया जा रहा है। अब बैक लीसू की तरफ ली सुन मिन उसके पास आता है और उसे अपनी गाड़ी में आने के लिए आमंत्रित करता है। लीसू को समझ नहीं आता कि ली सुन मिन आखिर सोच क्या रहा है, लेकिन वह नाटक करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। वह गाड़ी में बैठ जाता है, ये सोचते हुए कि जब सब कुछ सुलझ जाएगा तब वह हैरान होने का नाटक करेगा। उसी समय दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी चोई चन हो भी हा जिन यंग और शॉन को अपने साथ आने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसे अपने पुराने दोस्त से कुछ बात करनी है, लेकिन हा जिन यंग विरोध करता है। वह कहता है कि उसे अपने डायरेक्टर के साथ जाना है। तभी बैक लीसू उसे रोकता है और कहता है कि सब ठीक है। वह मजाक करते हुए कहता है, वह गाड़ी तुम्हारे घुसने के लिए बहुत छोटी है। यह सुनकर शॉन को बुरा लग जाता है। डायरेक्टर के शब्दों ने उसे दुख पहुंचाया था। वह मन ही मन कहता है, मैं भी बड़ा हूं, आपको पता है। अब गाड़ी में ली सन मिन, बैक लीसू और शॉन थे। ली सन मिन टाइसन के जनरल असेंबली से हटने के सच के बारे में पूछता है। बैक लीसू बिल्कुल अपने भाई बैक दुक्यूंग की तरह लापरवाही से हंसते हुए बात करता है। वह कहता है, पीछे हटने का मतलब हार मानना नहीं होता है ना। वह योग्यता की बात को टाल देता है और कहता है कि यह बस गुस्से में लिया गया फैसला था। ली सन मिन उसे चेतावनी देता है कि अगर वह ऐसे ही जनरल असेंबली से हट जाएगा तो दूसरे संगठन उन पर बहुत बुरी तरह से टूट पड़ेंगे। बैक लीसू इस बात को स्वीकार करता है और मानता है कि आज उस पर भी अनजाने में हमला हुआ था। वह मजाक करते हुए कहता है कि उसे शायद रिपेयर के लिए पैसे मांगने पड़ेंगे, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि ली सन मिन आखिर कहना क्या चाहता है। यह सुनकर ली सन मिन चिढ़ जाता है। वह लेक्चर देना शुरू कर देता है कि जनरल असेंबली संगठनों के बीच संयम और प्रतिस्पर्धा की जगह है। जिंदा रहने के लिए आपके पास ताकत होनी चाहिए। आखिर में वह सीधे पूछता है कि लीसू आखिर कहना क्या चाहता है। तभी उनकी गाड़ी एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाती है। ली सन मिन दरवाजा खोलने के बजाय डायरेक्टर बैक से कहता है, अब आपको ताकत की जरूरत है, बहुत गंभीरता से। यह एक साफ इशारा था। तभी कोई बाहर से गाड़ी का दरवाजा खटखटाता है, उनका स्वागत करने के लिए। बैक लीसू मन ही मन सोचता है, उसके भाई की दुनिया में शांति से रहना सच में बहुत मुश्किल है। सीन वापस जिनयंग पर आता है। बूढ़ा आदमी चोई चान हो उस बच्चे रियू की झूठी तारीफ कर रहा था, ये कहकर कि पीठ पीछे छुरा घोंपने से तो बेहतर ही था। फिर वह सावधानी से हा जिन यंग को याद दिलाता है कि वह नॉट हैक ना आए। फिर वह मुड़ जाता है, लेकिन हा जिन यंग उसे रोकता है और कहता है कि अगर बात यही है तो आगे कुछ न कहें। मैं वर्तमान में तेसन का सदस्य हूं। यह सुनकर चोई चन हो कहता है, तुम्हारा कूदो से भी एक रिश्ता है, तुम्हारी जगह अभी भी वहां है। लेकिन हा जिन यंग एक बार फिर अपनी वफादारी दोहराता है, मैं टेसन का सदस्य हूं, इसके अलावा मेरी यहां एक नौकरी है। हा जिन यंग ने चोई चन हो को साफ साफ कह दिया है कि वह अब तेसन का सदस्य है और उसकी यहां एक नौकरी है। चोई चन हो समझ जाता है कि हा जिन यंग बेहद जिद्दी है और उसके लिए अब यहां कुछ करने को नहीं बचा है। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि ली सन मिन और बैक लीसू आमने सामने खड़े हैं। उनके चेहरों पर एक गंभीर भाव है। वॉइस ओवर कहता है, आज तेसन बर्बाद हो जाएगा, अब सब खत्म हो चुका है। यह साफ था कि उनका इरादा टेसन के हेड यानी बैक दुकिंग से निपटना है। यह एक होंगमैन बैंक्वेट जैसा था, एक ऐसी दावत जो दोस्ती के नाम पर दी जाती है, लेकिन जिसका असली मकसद मेहमान को ही खत्म करना होता है। यह दावत अभी खत्म नहीं हुई थी। बैक लीसू घबराहट का नाटक करता है और रिप्रेजेंटेटिव ली से कहता है कि यह सब तो कल्पना से भी परे है, लेकिन ली सन मिन उसे बताता है कि यह उनकी सबसे बड़ी स्वागत रस्म है। आखिरकार बैक लीसू ऊब से एक लंबी सांस लेता है। वह अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लेता है जैसे वह थक गया हो, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसने सब कुछ समझ लिया था। उसके दिमाग में एक ही बात गूंजती है, मिल गया, ये तुम हो, है ना?
चूहा। उसने आखिरकार उस गद्दार को ढूंढ लिया था। बाइक लीसू रियर व्यू मिरर में शॉन को देखता है और उसे आदेश देता है, ली सन मीन को पकड़ो। ये सुनकर गाड़ी का ड्राइवर चौंक जाता है और गुस्से में सोचता है कि यह आदमी कितना घमंडी है। लेकिन शॉन मजाक नहीं कर रहा था। वह अपने कैप्टन के आदेश का पालन करते हुए तुरंत ड्राइवर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। ड्राइवर वहीं बेहोश हो जाता है। शॉन उसे ताना मारता है, ये छोटा पिल्ला बहुत शोर मचा रहा है, थोड़ी देर के लिए चुपचाप यहीं पड़े रहो। अब शॉन ली सन मीन पर नजर रखने के लिए गाड़ी में रहेगा। बैक लीसू अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। सीन वापस र्यूतियोन पर जाता है, जो गुस्से में सिगरेट पी रहा था। वह इस बात से बेहद गुस्सा था कि उस कुत्ते ने बैक दुक्युंग को उसके सामने से छीन लिया। गुस्से में वह अपने साथ कूडो को भी ले आया था। उसका ड्राइवर कुछ समझ नहीं पाता और पूछता है कि आखिर कुडो कितने ताकतवर हैं। रयू बताता है कि उसने इस मौके का इस्तेमाल और लोगों को शामिल करने के लिए किया है। ड्राइवर फिर पूछता है कि क्या वह लड़ने में अच्छे हैं। ये सवाल सुनकर रयू अपना आपा खो बैठता है और अपने ड्राइवर को मारने लगता है। वह चिल्लाता है, ये कुत्ता सच में कुछ नहीं जानता और फिर भी इतना बोलता है। पुराने समय में नॉट हैक ने पूरे सोल पर कब्जा कैसे किया था। वह उसे 9 स्वॉर्ड्स यानी कुडो की कहानी बताता है। एक फ्लैशबैक आता है जहां खून से सने सफेद सूट दिखाए जाते हैं। रयू बताता है, जो उस समय मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि नॉट हैक के सिर्फ 3 लोगों ने हुम्बा इलाके के पूरे संगठन को तबाह कर दिया था। वॉइस ओवर बताता है कि पहले 9 लोग थे, अभी भी 6 बचे हैं। खैर, जब तक कूडो के 3 लोग भी साथ हों, हर मामला आसानी से सुलझ जाएगा। तो आखिर कौन सा आदमी कूडो से लड़ने की हिम्मत करेगा? और अगर कोई कूडो को बर्बाद कर दे तो वह आदमी पूरे सोल को निगल जाएगा। सीन बदलता है। हम देखते हैं कि पुलिस चीफ चोई हुआन हो और ली सन मिन कहीं मछली पकड़ रहे हैं। यह वह जगह थी जहां नेता और पुलिस चीफ अक्सर आते थे, जरूरी और गुप्त मुलाकातों के लिए। पुलिस चीफ ली सन मिन को समझा रहा था, मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं मेहरबान हो रहा हूं। तेसन अब पहले जैसा नहीं रहा है ना, ऊपर से आए प्रोजेक्ट की वजह से। वह आगे खुलासा करता है, बैक डुक्युंग ने अपने छोटे भाई को खो दिया। ताइसन उस मामले में शामिल हो गया, इसलिए सब कुछ ऐसा हो गया। इसलिए इस समय नॉट हैक को पहले कदम उठाना ही होगा। ली सन मिन अभी भी हिचकिचा रहा था क्योंकि उसके पास अभी जंग शुरू करने के लिए कोई जायज वजह नहीं थी। पुलिस चीफ चोई हुआन हो और ली सन मिन के बीच एक गंभीर बातचीत चल रही है। ली सन मिन अभी भी ताइसन के खिलाफ जंग शुरू करने से हिचकिचा रहा था क्योंकि उसके पास कोई जायज वजह नहीं थी। पुलिस चीफ उस पर दबाव डालना जारी रखता है। वह उसे याद दिलाता है, अगर तुम इसी तरह हिचकिचाते रहे तो तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। वह ली सन मिन के घाव पर नमक छिड़कता है और उसके लीडरशिप पर सवाल उठाता है, तुम बहुत ज्यादा सावधान हो, तुम हमेशा इसी तरह चीजों से बचते रहते हो, इसीलिए नॉट हैक आज इस हालत में है। वह उसकी तुलना उसके पुराने लीडर से करते हुए कहता है, अगर पिछले चेयरमैन जिंदा होते तो वह कब का लड़ना शुरू कर चुके होते। वह ली सन मिन को लालच देता है, अगर जनरल असेंबली को नीचे कर दिया जाए तो किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी। हमारे पास सबसे अच्छा चाकू है, हमें इस तरह पीछे क्यों हटना चाहिए। आखिर में वह अपना असली मकसद बताता है, मैं सच में चेयरमैन के भले के लिए सोच रहा हूं, इसलिए मैं मदद कर रहा हूं। तेसन से नॉट हैक को फिर से बनाएंगे। आखिरकार पुलिस चीफ की यह साजिश काम कर जाती है। ली सन मिन उस बूढ़े आदमी की बातों में आ जाता है और तेसन को बर्बाद करने के लिए राजी हो जाता है। पुलिस चीफ अपनी सिगरेट का कश लेता है और चारा डालना शुरू कर देता है, इस बात से खुश होकर कि उसकी चाल कामयाब हो गई। लेकिन ली सन मिन की एक शर्त थी। वह कहता है, नॉट हैक को इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने दो। यह सुनकर पुलिस चीफ उस पर हंसता है और उसे उसकी जगह दिखाता है। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, मैंने बस तुम्हारी थोड़ी तारीफ की है, गलत मत समझना। वह साफ कर देता है कि भले ही वह इस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन नॉट हैक उनके बराबर नहीं बैठ सकता। सीन बदलता है। अब हम उस अरीना में हैं जो नॉट हैक ने बैक लीसू के लिए तैयार किया था। उनका प्लान था कि वह लीसू को यहां फंसाकर उसे निपटेंगे। एक आदमी आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वह स्क्रिप्ट के मुताबिक कुछ बेइज्जती वाले शब्द कहता, बैक लीसू उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है। थप्पड़ इतना तेज था कि वह आदमी हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। अगले ही पल बैक लीसू उस पर टूट पड़ता है और उसे सांस लेने का भी मौका नहीं देता। वह उस पर चिल्लाता है, तुम्हें लगा कि तुम तेसन को बर्बाद कर सकते हो क्योंकि मैं बाहर था। अब नॉट हैक के बाकी सदस्य आगे आते हैं। उन्हें पता था कि इस मामले को कौन उकसा रहा है या ये उनका अपना प्लान था, लेकिन उन्होंने गलत फैसला किया था। बैक लीसू कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और आज नॉट हैक बर्बाद हो जाएगा। ली सन मिन घबराहट में गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक चाकू रोक लेता है।
वह भूल गया था कि गाड़ी में कोई और भी बैठा है। शॉन अपने हाथ में चाकू घुमाते हुए मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराता है। वह कहता है, भूलना मत, मुझे तुम पर नजर रखने का काम दिया गया है। ली सोन मिन गुस्से में है लेकिन कुछ नहीं कर सकता। इसी बीच वह आदमी जिसे पहले मारा गया था अभी भी अपना घमंड नहीं छोड़ता। वह बड़बड़ाता है कि अगर डायरेक्टर बाइक 10 साल बड़ा होता तो शायद उसका कोई मौका होता। ये सुनकर नॉट हैक का एक दूसरा सदस्य हंसता है। उसे लगता है कि उसका साथी इसलिए इतना गुस्सा है क्योंकि उसे पहली बार मार पड़ी है। तभी चोई चन हो आगे बढ़ता है। वह इन बच्चों को असहज कर देता है। वह कहता है, तुम्हारा भाई अभी अभी मार खाया है, क्या तुम लोग बस खड़े होकर देखते रहोगे? जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है वह आदमी गायब हो जाता है। वह हवा में उछलकर डायरेक्टर बैग पर हमला कर देता है। उसका मुक्का तेज, ताकतवर और साफ साफ जानलेवा था, लेकिन बैग ली सू उस वॉर को रोक लेता है। एक दूसरा आदमी उसकी ठुड्डी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में ही उसका कॉलर पकड़ लिया जाता है। एक और आदमी जो फियरस स्वॉर्ड ऑफ क्यूडाओ नॉट हैक के नाम से जाना जाता है, लीसू को जमीन पर पटक देता है। लेकिन इससे पहले कि लीसू सांस ले पाता, एक जूता हवा में उड़ता हुआ आता है। ये लोग इस बात से बेहद गुस्से में थे कि दूध की महक वाला एक लड़का यह कहने की हिम्मत कर रहा है कि नॉट हैक बर्बाद हो जाएगा। नैरेटर कहता है उसका ढेर हो जाना निश्चित है, लेकिन किस्मत से बैक लीसू को हमलों को रोकना आता है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगती। वह अपने हाथों का इस्तेमाल करके जोरदार वारों को रोक लेता है। एक कूदो सदस्य क्यू डाओ इस मौके का फायदा उठाकर एक ही वार में उसे खत्म करना चाहता है, लेकिन बैक लीसू सफलतापूर्वक उनसे दूरी बना लेता है। नैरेटर उनकी ताकत के बारे में बताता है, उनमें से हर एक बेहद ताकतवर है और वह सब आपस में तालमेल वाले हमले करने में भी बेहद माहिर हैं। ये लोग एक बंद चौकोना घेराव बना लेते हैं जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है, लेकिन बैक लीसू उनकी कमजोरी जानता है। वह सोचता है बस एक कोने पर हमला करो और एक आदमी को हरा दो तो पूरा घेराव टूट जाएगा। उसका निशाना वही आदमी था जिसे उसने पहले मारा था, लेकिन किस्मत से एक भाई उसे रोक लेता है। उनका भाई चक्कर खा रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी एक और कूदो सदस्य अपने भाई की मदद करने के बाद सीधा टाइसन के बॉस पर हमला करने के लिए दौड़ता है। वह दावा करता है कि आज टाइसन बर्बाद हो जाएगा। अचानक बैक ली सू की गर्दन पकड़ ली जाती है। दो कूदो सदस्य डेलुक डो और डे टू दाओ एक साथ हमला करते हैं। 2-1 के खिलाफ एक पकड़ता है और एक हमला करता है। गाड़ी के अंदर ली शॉन यह देखकर असहज हो जाता है क्योंकि वह लोग गंदी चालें खेल रहे थे, लेकिन ली सन मैन बेहद घमंड से क्यूडो को नॉट हैक का चाकू कहता है। हर कोई कहता है कि पुराने समय का नॉट हैक अब खत्म हो चुका है, लेकिन एक चीज है जो सब भूल गए हैं। हाँ, जिन यंग से उस आदमी ने ही निपट लिया था जिसे वह अपना सीनियर बुलाता है। वह ऐलान करता है कि उनका रिश्ता यहीं खत्म होता है। नॉट हैक के पास अभी भी कुडो है। उनका विश्वास उन्हें ताइसन को बर्बाद करने की महत्वाकांक्षा देता है। ये सब देखकर ली शॉन ली सनमिन से कहता है कि वह कहीं ना जाए और चुपचाप यहीं बैठा रहे, लेकिन ली सनमिन को लगता है कि वह दोनों कूदो के सामने नहीं टिक पाएंगे, इसलिए वह चाहे कुछ भी करें कोई फायदा नहीं होगा। शॉन को लगता है कि उसने गलत सुना, इसलिए वह फिर से पूछता है, किसकी मदद करें? शॉन हंसते हुए कहता है, असल में तुम लोगों को तो पता ही नहीं है कि तुम्हें किससे निपटना है। वह जानता था कि अगर वह नहीं गया तो बाहर खड़े वह अंकल्स मारे जाएंगे। अचानक वह मैच को बाहर से देखता है। बैक दुक्युंग अभी भी मार खा रहा था। कूडो के पास अभी भी तैसन को बर्बाद करने की हिम्मत थी। बाकी लोग भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ली शॉन सबसे पहले बाहर भागता है। वह सफलतापूर्वक 2 लोगों को रोक लेता है। वह लोग सामने खड़े इस स्टाइलिश लड़के को देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह भी कोशिश करना चाहता है। शॉन के पुराने घाव में दर्द होने लगता है, लेकिन उसके लिए बूढ़े लोगों को मरते हुए देखने से तो बेहतर ही था, क्योंकि जिस इंसान का वह सामना कर रहे थे वह इंसान नहीं है। ली शॉन का कैप्टन एक राक्षस है। अभी अभी कूडो की पूरी 9 सोर्ड्स भी उसकी हरकतों को नहीं समझ पा रही थी। वह बड़बोलापन कर रहा था, लेकिन अब उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी जोड़ी उतर जाएगी। तभी उनका सीनियर उन्हें रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हुआन बाओ पहले से ही तैयार था। बैक लीसू इस दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है। बैक लीसू ने कूदो के योद्धाओं को हरा दिया है। यहाँ पर नरेटर हमें बताता है कि बैक लीसू आखिर इतना खतरनाक क्यों है। फ्लैशबैक में हमें एक भयानक ट्रेनिंग सेशन दिखाया जाता है। एक सोल्जर को दीवार पर उल्टा लटकाकर उसके शरीर को बुरी तरह से खींचा जा रहा है। नरेटर बताता है कि ली सू को एक ट्रेनिंग ऑफिसर ने बेहद सख्ती से ट्रेन किया था।
भले ही वह ऑफिसर उसकी ताकत के साथ साथ उसके खूबसूरत शरीर की तारीफ भी करता था। उसमें कोई कमी नहीं थी, चाहे वह लड़ाई हो या जिंदगी। वह ऐसा इंसान नहीं है जो चोट लगने पर पीछे हट जाए। दुनिया में ऐसे लोग कभी कभी ही होते हैं जो मानसिक और शारीरिक रूप से इतने मजबूत होते हैं कि वह कभी नहीं गिरते। ऐसे लोगों को तोड़ने का एक ही तरीका होता है, उन्हें इतना दर्द दो कि उनकी आत्मा उनके शरीर का साथ छोड़ दे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ऑफिसर उस सोल्जर को बेहद दर्द दे रहा है और धीरे धीरे हंसते हुए बेक लीसू का नाम दोहरा रहा है। यह इस बात का सबूत था कि लीसू को ऐसी ही या इससे भी भयानक ट्रेनिंग से गुजारा गया है। सीन वापस वर्तमान में आता है। कूडो के योद्धा जिन्होंने दशकों से शायद ही कभी असली दर्द महसूस किया होगा, अब जमीन पर पड़े चिल्ला रहे थे। उन्हें आखिरकार एहसास हो रहा था कि वह जिससे लड़ रहे हैं वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। इसी पल गाड़ी में बैठे ली सनमिन को सब कुछ याद आ जाता है। उसे पुलिस चीफ चोई हुआन हो के साथ हुई अपनी बातचीत याद आती है। फ्लैशबैक में पुलिस चीफ उसे बताता है बैक डू क्यूंग का एक जुड़वां भाई है, इसलिए बैक डू क्यूंग शायद बाकी गुंडों से थोड़ा अलग है। पुलिस चीफ एक खेल की तरह कहता है, ब्लॉक करो और मारो, ब्लॉक करो और मारो, लगातार ऐसे ही। ली सनमिन को अब सब साफ दिख रहा था। कूडो के योद्धा पूरी तरह से हार चुके थे। उनके दोनों हाथ पैरालाइज हो चुके थे। उन्हें अंडरवर्ल्ड से मिली इस बेइज्जती को स्वीकार करना ही था। बैक लीसू आखिरी वार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका हमला रोक दिया जाता है। ली सनमिन गाड़ी से बाहर निकलकर उनके बीच आ जाता है। वही आदमी जिसने लड़ाई का आदेश दिया था अब उन्हें रुकने के लिए कह रहा था। वह बैक लीसू के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, चलो बात करते हैं बैक लीसू। हाँ, उसने उसे उसके असली नाम से पुकारा था। उसे सच पता चल चुका था। वह समझ गया था कि बैक लीसू के मारे जाने के बाद भी बैक दुक्युंग को खत्म करना क्यों जरूरी था। ये जुड़वां है। ली सुनमिन मानता है कि मीटिंग हॉल में उसकी हरकतें बैक दुक्युंग जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। बैक लीसू उसका हाथ झटक देता है और एक ठंडी खतरनाक आवाज में पूछता है, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम मेरी असली पहचान जानते हो? अगर जानते हो तो क्या तुम जिंदा बचोगे? इस सीधी धमकी के सामने ली सनमिन आखिरकार हार मान लेता है। उसने आखिरकार सभ्यता को चुना। वह लड़ने के बजाय बातचीत करने का फैसला करता है। दोनों हाथ मिलाते हैं। एक अस्थायी शांति का ऐलान होता है। सीन एक ऐसी जगह पर जाता है जहां शाओन उन बूढ़े योद्धाओं से कहता है, हे आप दोनों बूढ़े आदमियों, चलो एक अस्थायी शांति रखते हैं, ठीक है? नरेटर बताता है कि अब एक शांतिपूर्ण बातचीत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ संदूक भरकर बारूद छिपा हुआ है। मतलब ये शांति सिर्फ एक दिखावा है। ली सुनमिन को मानना पड़ता है कि उसने तेसन एसोसिएशन को कम समझने की गलती की। आखिर में कूडो के सदस्य, जो अभी भी इस बात से हैरान थे कि उन्हें एक ही आदमी ने हरा दिया, पूछते हैं कि उनके बाकी भाई ठीक हैं या नहीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि बैक डुक्युंग ने उन सबको हरा दिया है। कहानी यहीं एक नए मोड़ पर खत्म हो जाती है, जहां बैक लीसू ने अपने दुश्मनों के दिलों में एक नया डर पैदा कर दिया है। नॉट हैक के सदस्य खड़े हैं। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बैक दुक्युंग ने उन सबको हरा दिया था। नाइन सोर्ड्स के पास कहने के लिए बस एक ही बात बची थी, वह लड़का सच में एक राक्षस है। वह आपस में सोचते हैं, और अब जब वह हेड हंचो है तो वह आखिर किस बारे में बातचीत करना चाहता है। इसी बीच शॉन नोटिस करता है कि वह बूढ़ा आदमी चॉय चान हो, जिसे वह ओल्ड गॉडजिला बुलाता है, भी वहां मौजूद है। शॉन को उस बूढ़े लीडर की मौजूदगी से थोड़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि उसे नए लीडर के बारे में कुछ नहीं पता था। शॉन को चिंता थी कि कहीं नॉट हैक कमजोर तो नहीं पड़ रहा, और अगर और दुश्मन आ गए तो क्या होगा। लेकिन हा जिन यंग उसे भरोसा दिलाता है कि क्योंकि वह सीनियर यहां है, सब ठीक रहेगा। यह सुनकर शॉन को थोड़ा आराम मिलता है। अब मुख्य बात पर आते हैं। ली सनमिन बैक लीसू को एक डॉक्यूमेंट देता है। वह बताता है कि हेड हॉन्चो को एक आदेश मिला है तयसान एसोसिएशन को खत्म करने का, और इस डॉक्यूमेंट में उस शख्स की पूरी जानकारी है जिसने यह आदेश दिया था। बैक लीसू ने शायद इसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था। ली सनमिन सीधे अपना प्रस्ताव रखता है, मैं तायसान को यह जानकारी दूंगा, लेकिन बदले में तायसान और हेड हॉन्चो साझीदार बन जाएंगे। उसका मकसद बिल्कुल साफ था। इससे एक तीर से दो निशाने लगेंगे। ली सनमिन और भी ताकतवर हो जाएगा और तायसान को एक नया सहायक मिल जाएगा। लेकिन बैक लीसू कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे बातचीत करना पसंद हो। उसकी आंखें एकदम ठंडी और बेपरवाह थीं। वह मन ही मन सोचता है, इस बातचीत की शर्तों के साथ मुझे बस इस हेड हंचो को हराना है और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में होंगे।
वह ली सनमिन को एक साझीदार नहीं बल्कि एक रुकावट के रूप में देखता है। तभी एक बूढ़ा आदमी ली सू के इस घमंडी रवैये पर उसे चुनौती देता है। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। हाँ, जिन युंग भी बैक लीसू को रोकता है और उसे फिर से सोचने के लिए कहता है। वह समझाता है, यह हम दोनों के लिए एक अच्छा सौदा है। हमें हेड हंचो का विश्वास हासिल होगा। लेकिन विश्वास की बात सुनते ही बैक लीसू का दिमाग घूम जाता है। सीन एक आग के बैरल पर जाता है जो बैक लीसू के गुस्से और परेशानी भरे दिल को दर्शाता है। वह चिढ़ा हुआ था। वह सोचता है, हेड हॉन्चो या जो भी हो, ये सब बस गुंडों का एक झुंड है। और जहां तक विश्वास की बात है, क्या उन 2 शब्दों की वजह से ही मेरे साथी और मेरा भाई नहीं मारे गए? हाँ, जिन यंग को लगता है कि लीसू हद से आगे जा रहा है। तभी बैक लीसू पागलों की तरह हा जिन यंग का कॉलर पकड़ लेता है और उसे आदेश देता है कि वह उसे बैक डू क्योंग बुलाए। वह अपने भाई की पहचान को पूरी तरह से अपनाने की कोशिश कर रहा था। शाओन बीच बचाव करता है और दोनों को शांत कराता है। ली सनमेन अभी भी उम्मीद करता है कि बैक लीसू उसके प्रस्ताव के बारे में फिर से सोचेगा। लेकिन बैक लीसू सबको नजरअंदाज करते हुए साफ साफ कहता है, बस मुझे वह फाइल दे दो। यही एक तरीका है जिससे मैं तुम लोगों पर थोड़ा सा विश्वास कर सकता हूँ। उसका यह घमंडी लहजा ली सनमीन को चिढ़ा देता है और वह बैक लीसू को धमकी देता है कि वह अपनी जुबान संभाल कर बात करे। वह कहता है, उस फाइल में कोई टॉप सीक्रेट जानकारी नहीं है। ली सनमिन के चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान है। वह बैक लीसू को धमकी देते हुए कहता है, उस फाइल में कोई टॉप सीक्रेट जानकारी नहीं है। वह यह भी कहता है कि उस फाइल की कोई कॉपी नहीं है। इसका मतलब है कि वह इस जानकारी को हमेशा के लिए मिटा सकता है। लेकिन बैक लीसू जिद्दी होकर उसकी इस धमकी को नजरअंदाज कर देता है। वह लापरवाही से उसे चुनौती देता है, ट्रीमी। हाँ, जिन यंग को एहसास हो जाता है कि चीजें हद से आगे बढ़ रही हैं। वह उन्हें रोकना चाहता है, लेकिन बैक लीसू को इसकी परवाह नहीं थी। उसके अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। वह हेड हंचो ग्रुप पर चिल्लाता है, मैं तुम हरामियों पर विश्वास कैसे कर सकता हूं? उसके लिए विश्वास एक ऐसा शब्द बन चुका था जो उसे सिर्फ दर्द देता था। उसे याद आता है कि कैसे विश्वास की वजह से ही उसके साथी और उसका भाई मारे गए। वह कहता है, मैं अब किसी पर विश्वास नहीं करता। बैक लीसू अब पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। वह उन्हें धमकी देता है, तुम्हें सावधान रहना होगा और वह फाइल मेरे हवाले करनी होगी और इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। वह आगे अपना भयानक प्लान बताता है, आज से तुम्हें यह जानना होगा कि आदेश मैं दूंगा और तुम बस उनका पालन करोगे। पूरे हेड हंचो को ताइसन के आदेश के नीचे शामिल होना होगा। और फिर वह सबसे बड़ा दांव खेलता है। वह ली सनमिन का हाथ पकड़ लेता है जिसमें एक चाकू था और कहता है, और एक और बात, मैं तुम्हारे लोगों में से एक ली सनमिन को एक बंधक के रूप में ले जाऊंगा। इससे पहले कि मामला और बिगड़े, 9 स्वॉर्ड्स का एक सदस्य तुरंत आगे बढ़ता है। वह बैक लीसू के हाथ से वह चाकू छीन लेता है और पूछता है कि क्या उसे सच में इतना आगे जाना है। फिर एक अनजान मोड़ में वह आदमी ली सनमिन से डायरेक्टर की फाइल ले लेता है। तभी बूढ़ा आदमी चोई चान हो एक हीरो की तरह ऐलान करता है, प्लीज मुझे तुम्हारे लिए एक सब्स्टिट्यूट बंधक बनने की इजाजत दो। वह बैक दू क्योंग से पूछता है कि क्या वह तेसन के लिए एक बंधक के रूप में आ सकता है, लेकिन बैक लीसू बेहद सख्त था। वह उस बूढ़े आदमी को नीची नजर से देखता है और कहता है, मैंने हेड हंचो का सर मांगा है। क्या तुम्हारा सर उसके सर से तुलना कर सकता है? क्या तुम्हें यहां ऐसा प्रस्ताव रखने का हक है? इसी बीच हा जिनयुंग फिर से आगे बढ़ता है। वह लीसू को शांत करने की कोशिश करता है। शाओन यह सब देखकर बेचैन और असहज हो जाता है। हाँ, जिनयुंग लीसू को समझाता है कि 9 स्वॉर्ड्स अंडरवर्ल्ड में हेड हॉन्चो के प्रतिनिधि हैं और इतना काफी होना चाहिए। लेकिन फिर वह अचानक व्यंग्य करते हुए कहता है, अगर यह बैक दू क्योंग होता तो वह इस तरह बिहेव नहीं करता। यह सुनकर बैक लीसू का चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। उसके भाई का नाम सुनकर उसके दिल में कुछ चुभ जाता है। फिर वह शॉन को आदेश देता है कि वह चोई-चन हो की हर हरकत पर नजर रखे। नरेटर सवाल करता है कि बैक लीसू ने अचानक ऐसा क्यों किया। कहानी 5 साल पीछे जाती है। बैक लीसू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय वह HID की स्पेशल फोर्सेस का सदस्य था जो नॉर्थ कोरिया में ऑपरेशंस का जिम्मेदार था। उसकी गिरफ्तारी का कारण उसकी पहचान की जांच करना था जब वह नॉर्थ में घुसपैठ के मिशन पर था। एक जांच अधिकारी उससे उसके मिशन के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वह कहता है कि सब कुछ गोपनीय रखा जाना चाहिए। जांच अधिकारी उस पर मनोवैज्ञानिक खेल खेलना शुरू कर देता है। वह कहता है, खुद को उस स्थिति में रखो जब तुमने नॉर्थ कोरिया में कदम रखा और उनके सैनिक बन गए। वो तुम्हारी जानकारी और पहचान चेक नहीं कर सकते हैं क्या? वह आगे बताता है,
मिशन की खास प्रकृति की वजह से तुम्हारी सारी जानकारी मिटा दी गई है। वह उससे उसके सुपीरियरेज, मिलिट्री यूनिट या उससे जुड़ी किसी भी चीज के बारे में बताने को कहता है, लेकिन बेक ली सू बार बार यही दोहराता है, जैसा मैंने कहा, सब कुछ गोपनीय रखा जाना चाहिए। आखिर में वह एक सुरक्षित कम्युनिकेशन लाइन मांगता है ताकि वह अपने सुपीरियर से बात कर सके, लेकिन उसकी यह मांग भी ठुकरा दी जाती है। यह सुनकर जांच अधिकारी अपना धीरज खो देता है और गुस्से में अचानक खड़ा हो जाता है। वह चिल्लाता है, हमें नॉर्थ कोरिया वाली तरफ से तुम्हारा यह ऑपरेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम हमारे साथ सहयोग करो, अपनी पहचान बताओ। वह आगे कहता है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन ली सू को वही करना पड़ेगा जो जरूरी है। यह देश के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। तब जांच अधिकारी का चेहरा एकदम शैतानी हो जाता है। वह ली सू को धमकी देते हुए कहता है, मैं जो भी कहूंगा वह प्रभावी होगा। अगर मैं कह दूं कि तुम एक कम्युनिस्ट हो तो तुम बच नहीं सकते। तुम बिल्कुल साफ सुथरे तो नहीं हो, है ना? बस ईमानदारी से सब कुछ कबूल कर लो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इन सब धमकियों के बावजूद बेक ली सू अपने जवाब पर अडिग रहा। तभी मेजर जैंग, जो उस समय स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट के इंचार्ज थे, ठीक समय पर वहां पहुंच जाते हैं। नैरेटर बताता है कि मेजर जांग ने सुना था कि उनका एक आदमी यहां है, इसलिए वह उन्हें थोड़ा परेशान करने आ गए थे। जांच अधिकारी मेजर जंग को एक फाइल देता है और हंसते हुए कहता है, कोई परेशानी नहीं है, आंतरिक जासूसों की जांच करना हमारा काम है। मेजर जंग को लगता है कि यह आदमी बार बार आंतरिक जासूसों के बारे में मजाक कर रहा है। यह बच्चा उसके लिए परिवार जैसा है। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल बेहद सख्ती से कहता है, मैं कहता हूं कि यह बच्चा एक जासूस है। मेजर जांग शांत रहता है, एक लाइटर निकालता है और लेफ्टिनेंट कर्नल से माफी मांगने का नाटक करते हुए कहता है, शायद आपसे कोई गलती हो रही है। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल उसकी बात बीच में ही काट देता है और घमंड से उस पर आदेश चलाता है, भविष्य में ऐसी गलतफहमियों से बचने के लिए तुम्हें हर चीज साफ साफ बतानी होगी। लाइटर के जलने और बुझने की आवाज गूंजती है। मेजर जांग चुप था, इसलिए नहीं कि वह नरम दिल का था या उसे आसानी से धमकाया जा सकता था। वह लेफ्टिनेंट कर्नल को चेतावनी देता है, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। यह बच्चा मेरे लिए परिवार जैसा है, जासूस या कुछ और नहीं। तुम जो भी सोचो, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, यह बच्चा कम्युनिस्ट नहीं है, समझे? इसके बाद मेजर जंग बेक ली सू को वहां से ले जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल गुस्से में रह जाता है क्योंकि वह अपनी ताकत नहीं दिखा पाया, इसलिए वह मेजर जांग की हरकतों की रिपोर्ट अपने सुपीरियर्स को करने की धमकी देता है। जब उसे लगता है कि उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा, तो वह बाहर भागता है और अपने सैनिकों को उन दोनों को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। लेकिन उसके सारे सैनिक तो बस छोटी मछलियां थे, जिन्हें मेजर जंग ने पहले ही बेहोश कर दिया था। जैसे ही वह बाहर आते हैं, मेजर जंग शिकायत करना शुरू कर देता है, तुम मेरे लिए चीजें बहुत मुश्किल बना रहे हो। मैं अभी अभी वापस आया हूं और मुझे पहले ही मेरे सुपीरियरिस्ट से डांट पड़ चुकी है। बेक ली सू अपना बचाव करते हुए कहता है, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, वह जानबूझकर मुझे एक जासूस के रूप में फंसा रहा है। मेजर जंग मुस्कुराते हुए कहता है, खैर, तुम्हारा रूप देखकर कौन तुम पर विश्वास करेगा? तुम्हें बस यह कहना चाहिए कि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है और सब ठीक हो जाएगा। वह आगे कहता है, हम एक दूसरे पर एक परिवार की तरह विश्वास करते हैं। जिस तरह से तुम कपड़े पहनते हो उसे देखो। अगर मेरी बेटी या तुम जासूस होते तो मैं परेशानी से बचने के लिए तुम्हें खुद ही खत्म कर देता। बेक ली सू मेजर जांग का बहुत आभारी था, लेकिन उसे चिंता भी थी। वह पूछता है, क्या लेफ्टिनेंट कर्नल आपके सुपीरियर नहीं है? बेक ली सू चिंता से अपने सुपीरियर मेजर जांग से पूछता है, क्या लेफ्टिनेंट कर्नल आपके सुपीरियर नहीं है? क्या इस तरह बिहेव करना ठीक है? उसे चिंता थी कि मेजर जंग को इसकी वजह से परेशानी हो सकती है, लेकिन मेजर जंग उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, सब ठीक है, हम सब देश के आदेश के नीचे हैं। इसके बाद वह दोनों वहां पहुंचते हैं जहां उनके साथी, जिनमें ली शॉन भी शामिल था, पहले से ही खाने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। सभी सैनिक यूनिफॉर्म में थे और खुश लग रहे थे। लेकिन नैरेटर एक जरूरी बात बताता है। सच कहूं तो बेक ली सू के कपड़ों और बालों को देखकर वह एक नॉर्थ कोरियन सैनिक से अलग नहीं लग रहा था, इसलिए उसे इतनी सख्ती से पूछताछ हो रही थी। हम एक ग्रुप फोटो देखते हैं। उस समय सब एक साथ थे, अपने मिशन को बेहद खुशी से पूरा कर रहे थे। सीन वापस वर्तमान में आता है। बेक ली सू एक कमरे में अकेला बैठा है, उन पुरानी तस्वीरों को देख रहा है और उसका चेहरा दुख में डूबा हुआ है। और फिर नरेटर वह सबसे चुभता हुआ सच बताता है, और वह जगह जिसे वह घर बुलाता था उसी इंसान ने बर्बाद कर दी जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। यह साफ साफ इशारा सेक्शन चीफ जांग की तरफ था। तभी हा जिन यंग कमरे में आता है और रिपोर्ट करता है कि ली शॉन चॉय चन हो पर नजर रख रहा है, जैसा कि आदेश दिया गया था।
फिर वह कहता है कि उसे अभी अभी जो हुआ उसके बारे में बात करनी है। ये सुनते ही बैक ली सू अचानक अपने ही कॉलर को पकड़ लेता है। उसका चेहरा निराशा और दर्द से भरा हुआ था। हा जिनयंग बैक लीसू की इस हालत को देखकर अपने पश्चातावे का इजहार करता है कि उसने लीसू को गलत समझा था। वह एक जरूरी बात कहता है, तैसन तुम्हें नहीं सौंपा जा सकता। तुम हो, तुम बैक दुक्युंग नहीं बन सकते। इस पल हा जिनयंग को एहसास होता है कि बैक लीसू कितने दर्द में है और उस पर अपने भाई होने का बोझ डालना गलत है। सीन एक रेस्टोरेंट में बदलता है। चीफ जंग एक आम आदमी की तरह बैठा है, बीफ बोन सूप का ऑर्डर दे रहा है और फोन पर अपनी बेटी की चिंता कर रहा है कि उसने ठीक से खाना खाया या नहीं। लेकिन नैरेटर बताता है कि यही वह आदमी है जिसने बैक ली सू को वह बनाया जो वह आज है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आता है। यह पुराना पुलिस चीफ था। वह एक अजीब भद्दी मुस्कान के साथ चीफ जंग को छेड़ता है। यह जगह ही क्यों चुनी? मैं कुछ अच्छी जगह जानता हूं। चीफ जंग उसे चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन वह बूढ़ा आदमी बदतमीजी से वही सूप ऑर्डर करता है और जानबूझकर जोर से कहता है, बिना अंदर के हिस्सों के। चीफ जंग को अपनी बेटी से फोन काटने के लिए कहना पड़ता है। वह बूढ़ा आदमी चीफ जंग की बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन फिर अचानक विषय बदल देता है। वह बताता है कि जनरल असेंबली वाला मामला अच्छे से खत्म हो गया है। वह बूढ़ा आदमी एक कागज फाड़ता है और कहता है, टेबल तो लग चुकी है, बस एक एक करके खाना है। वह कहता है कि उसका पेट तो भर गया है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। वह जनरल असेंबली को बस गुंडों का एक झुंड कहकर टाल देता है। फिर वह चीफ जंग से पूछता है, क्या तुम इस मामले को हमेशा के लिए ऐसे ही खींचना चाहते हो? वह बात करते हुए अपने हाथों को देखता है और कहता है, मैं तो बस चावल मिला रहा था, लेकिन मेरी लार पहले से ही टपक रही है। इस मामले की वजह से मेरे हाथ भी खून से सने हुए हैं, लेकिन उन लोगों से निपटना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। वह मानता है कि चीफ जंग काबिल है, लेकिन यह उतना आसान नहीं होगा। यह सुनते ही चीफ जंग की आंखें पहले से भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। बूढ़ा आदमी आखिर में कहता है, आखिरकार हम इस मामले में बस अनुभवहीन हैं। हमें पेशेवरों से निपटना है। वह बताता है कि वन साइड प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होगा और उसे जनरल असेंबली के डायरेक्टर से सीधे मिलना पड़ेगा। यह सुनकर पुलिस चीफ हैरान हो जाता है और पूछता है, आप किससे मिलने जा रहे हैं? ली सन मिन या उसके चमच्चों से? बूढ़ा आदमी जवाब देने के बजाय बस उसे खाना ऑफर करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।